Welcome to the YouTube channel of आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए कल हम लोगों ने सिंथेसिस पढ़ ली थी और वहाँ से वो ख़त्म हो गया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये स्पेशली 10th लेवल तक का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू दी कोर्स के हिसाब से 10th लेवल तक का ये क्लॉज है। आपके 11th में नहीं है, इसलिए अब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज को। ठीक है, क्लॉज एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। होता क्या है कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग एक सिंपल सेंटेंस पढ़ते रहते हैं तो उसमें क्या रहता है कि इसका कोई योगदान नहीं रहता और हमारी रेंज जो है वो वहाँ तक सीमित रहती है। लेकिन जब हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो बिना क्लॉज के कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ पाना, बना पाना असंभव है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा और बेहतर ढंग से इंग्लिश के वाक्यों को समझें तो इसके लिए हमें क्लॉज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, काफ़ी भ्रांतियाँ रहती हैं, ज्ञान की कमी रहती है कि लोगों से पूछा जाए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो कोई 5 कह देता है या कुछ और, लेकिन वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। क्लॉज उपवाक्य को समझने के लिए समझने से पहले सेंटेंस वाक्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सेंटेंस क्या है, मैं आपको क्लॉज और सेंटेंस दोनों के माध्यम से क्लॉज की डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए क्या होता है, पहले मैं इधर लिख देता हूँ सेंटेंस। ठीक है, वाक्य, और मैं इधर लिख देता हूँ क्लॉज, उपवाक्य। देखिए, जब बात आती है टीचिंग की तो हमें उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको प्रोफेशनली करते हैं। तो प्रोफेशनली करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बोले, जो भी बताएं, उसमें एक कैडर होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को ओरली जनरली नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक प्रोफेशनलिज्म होता है, एक व्यावसायिकता मान लो, एक टीचरनेस मान लो, शिक्षकत्व जो होता है उसके माध्यम से। तो कई चीज़ें कई बार देखने को मिलती है, हमारे भाई बंधु पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आप सबसे पहले समझ लीजिए कि वाक्य या उपवाक्य की परिभाषा को समझने से पहले हमें वर्ब समझनी होगी। वर्ब के संबंध में भी तमाम भ्रांतियाँ हैं और तमाम बातें हैं, लेकिन वर्ब के अगर प्रकार की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। पहले 2 मूल प्रकार वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने आपको ये वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाई थी, आप उसमें देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, उसमें आप पार्ट ऑफ स्पीच में देखिएगा वर्ब। जिसमें मैंने आपको बताया था वर्ब होती है एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत सारे लोग सीधे सीधे प्लेन वर्ब और सहायक या हेल्पिंग वर्ब में चले जाते हैं। वर्ब के प्रकार बताते हैं, वर्ब में एक मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर ऐसा हो तो वाक्य की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाक्य की जो परिभाषा है वो इस तरह से है कि सरल वाक्य है। वाक्य के प्रकारों में पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की परिभाषा में ये होता है कि वह वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो वो सरल वाक्य है। अगर हम फाइनाइट वर्ब के अस्तित्व को नकारेंगे या हम कहेंगे कि वो फाइनाइट वर्ब क्या है, तो फिर इसका मतलब सरल वाक्य की परिभाषा ही नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, बेसिकली, मेनली और ट्रूली। देखिए, हम आपको यहाँ देखिए सेंटेंस की परिभाषा और वाक्य और उपवाक्य की परिभाषा में क्या अंतर होता है, सेंटेंस और क्लॉज की परिभाषा में क्या अंतर होता है, वो बस मात्र एक ही है। बाकी परिभाषा दोनों की सेम है। एक ही परिभाषा में अंतर है, परिभाषा में एक ही अंतर है, वो है एक यहाँ पर वाक्य का अर्थ पूरा होना और यहाँ वाक्य का अर्थ अधूरा होना, यही बस मात्र अंतर है। अब आप देखिए, सेंटेंस की हम
घटक के रूप में देखें कि सेंटेंस की परिभाषा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं, इसको देखें। तो सेंटेंस में क्या होता है कि ये शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स, सार्थक शब्दों का एक समूह, ये इसकी पहली डिमांड है। सार्थक शब्दों का एक समूह, ये वाक्य की परिभाषा की पहली डिमांड है और सेम क्लॉज में भी है, क्लॉज में भी यही होता है। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है, एक चीज होगी, इसी को हम यहाँ लिख लो, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सेंटेंस में जो दूसरी बात है वो है कंप्लीट सेंस होना चाहिए। इसका अर्थ पूरा होता है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता, अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाला होता है, पूर्ण अर्थ। कंप्लीट सेंस का मतलब है पूर्ण अर्थ देने वाला होता है। यहाँ कोई होता है, सॉरी, यहीं पर इसमें अंतर है बस। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस, अपूर्ण अर्थ। ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरे पर मतलब सरल वाक्य पर निर्भर रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस और प्रिंसिपल क्लॉज एक ही है, लेकिन जब सिंपल सेंटेंस एक ही फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस है, और वाक्य में जब एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होगी तो एक पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज बनता है और दूसरा पार्ट कोई और क्लॉज बनता है। तीसरा और वाइडली देखें जब वाक्य की परिभाषा को, तो इसमें क्या होता है, इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता वाक्य में, सब्जेक्ट का मतलब होता है, कर्ता हमारे यहाँ होता है हेड वर्ड है, सब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य। शब्दों में बहुत ही गहरे अर्थ छुपे हुए होते हैं, इसलिए जब हम पढ़ाई की बात करें, टीचिंग की बात करें, तो हमें हर एक शब्द के विस्तृत अर्थ को समझना चाहिए, बृहद अर्थ को समझना चाहिए, इसमें वाइड सेंस रहते हैं। हम लोग सब्जेक्ट को नाउन कह देते हैं, नाउन सब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, वाक्य में अगर एक शब्द और वो नाउन है, एक ही शब्द है, तो वो नाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा होगा, वो हमेशा नाउन सब्जेक्ट नहीं रह सकता। सब्जेक्ट में एक शब्द हो सकता है, नाउन दो शब्द हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब एक शब्द नहीं है या केवल नाउन नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, अपना खुद का, अपना स्वयं का, खुद का, स्वयं का उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय होता है, विधेय। देखिए क्या होता है, खुद का उद्देश्य और विधेय होता है। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? उद्देश्य क्या होता है, क्रिया से पहले आया हुआ हिस्सा उद्देश्य होता है, और क्रिया से मिलाकर बाद का हिस्सा विधेय होता है। मैं यहाँ एक बात लिख के बता देता हूँ आपको, जैसे माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर is arriving today। अब आप मुझे बताइए वर्ब कहाँ से शुरू है? मेन वर्ब को ही वर्ब नहीं कहते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी वर्ब ही है। तो अब इससे स्टार्ट करके एक पार्ट हो गया, और इधर इससे स्टार्ट करके एक वाक्य हो गया।
एक पार्ट हो गया, वाक्य का एक हिस्सा। तो क्या होता है कि माई यंगर ब्रदर, इसकी हेल्पिंग वर्ब से जो पहले का पार्ट है ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3 शब्द हैं इसमें। तो एक नाउन है, एक उसका एडजेक्टिव है, एक पदेशी एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है ये, क्या है, प्रेडिकेट। तो इस तरह से इसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। इधर में देख लीजिए, इट्स वही सेम परिभाषा। मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस और क्लॉज की परिभाषा सेम होती है। इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब देखिए आप हम वाक्य लिखते हैं वेयर ही लिव्स। अब आप इस वाक्य को देखिए, ये वाक्य में क्या है कि इसमें ये देखो, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या है ही, क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब कहाँ है, वर्ब ये है। तो इस वर्ब से बाद का अगर हम और आप चाहो बोलो इसमें एक शब्द तो और बनाए जा सकते हैं, वेयर ही लिव्स नाउ अ डेज, और मान लो हम बनाना चाहें तो और बना सकते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि इसमें एक ही शब्द है, इधर एक ही शब्द है। ही की जगह पर हम यहाँ इसी तरह माई जगह ब्रदर लिखते हैं, ही की जगह पे, तो वाक्य बड़ा हो जाएगा, छोटा क्यों, या हम लिख कर देख लेते हैं। देखिए, वेयर माई यंगर ब्रदर इज लिविंग, कर लो मान लो, इज लिविंग नाउ अ डेज। अब आप यहाँ पर देखोगे वही इसी के जैसी प्रक्रिया, प्रोसेस कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये रही। तो यहाँ से इधर का क्या पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। इधर से जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब आप इस वाक्य में और इस वाक्य में क्या अंतर पाते हैं, इस वाक्य में और इस वाक्य में अंतर ये पाते हैं कि इसमें एक ये शब्द जो है ना एक्स्ट्रा। अच्छा, कैसे पता चलता है कि अधूरा अर्थ है पूरा अर्थ, यहाँ पर तो अधूरे पूरे की बात नहीं चल रही, लेकिन बात चल रही कि इसका अपना सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता। आपने देखा कि इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है, ये तो बातें होगी। अब होता क्या है कि जैसे मैंने इस 2 नंबर को बताया कि इसका इनकम्प्लीट सेंस होता है, तो आप इस वाक्य के हिंदी अर्थ को बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अर्थ अधूरा है। जहाँ मेरा भाई आजकल रह रहा है, जहाँ मेरा भाई आजकल रह रहा है मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ चीज छूट रही है। अगर ये वेयर ना होता तो ये सेंटेंस हो जाता, क्लॉज ना रहती। क्या होता है, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस वाक्य में आप देखेंगे या आप ये सोचेंगे कि वेयर लगने से तो आपके क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फुल स्टॉप लगा हुआ है। यही वो बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब वाक्य के बीच में WH वर्ड कंजक्शन आता है, कंजक्शन की तरह आता है, और तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होता। वाक्य की शुरुआत में जब वाक्य WH आता है तो वो इंट्रोगेटिव बनाता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल न किया जाता हो। अगर तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का पार्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि वो कोई क्लॉज है जो अपने आप को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करती है। मतलब ये एक हिस्सा है पूरे वाक्य का। तो इसका अधूरा अर्थ आपने देख लिया, और ये सार्थक शब्दों का समूह है, ये आपने देख लिया। ये सभी शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ हैं। इसमें मेरा भाई आ जा रहा है,
पूरी हो गई, अर्थ पूरा हो गया, कुछ पूछने को बताने को बाकी नहीं है, लेकिन इसमें है बात बताने को। तो इस तरह से एक सार्थक शब्दों का समूह होता है। अब जैसे हम लोग वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये परिभाषा है। सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है, और सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ नहीं देता क्लॉज कहलाता है। ये परिभाषा। अच्छा, ये क्या है कि ये जो चीजें मैंने और बताई आपको कि एक सोल सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हर वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होता है। यहाँ तक कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं जो प्योर ऑर्डर को शो करते हैं कि गो होम, तो वो तो वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, इसमें भी सब्जेक्ट है लेकिन वो छिपा हुआ होता है, ये जो कि हमेशा ये होता है। तो आपने सेंटेंस की परिभाषा देख ली, क्लॉज की परिभाषा देख ली, और इस तरह से ये वाक्य की आपने एग्जाम्पल भी देख लिए कि जब भी जो क्लॉज होती है किसी न किसी कंजक्शन से शुरू होती है। ठीक है, अब आपको और आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पर सेंटेंस के काइंड्स भी बता दूँ कि सेंटेंस के 3 काइंड होते हैं जो कि असर्टिव या अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है। सेंटेंस के 3 प्रकार हैं। पहला है सिंपल, सिंपल सेंटेंस, इसके 5 प्रकार होते हैं। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के कोई प्रकार नहीं होते। प्राय पूछा जाता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो लोग ये 3 नाम बता करके असर्टिव और इंट्रोगेटिव बताने लगते हैं। अब आप सेंटेंस की परिभाषा में ये भी जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस की परिभाषा जो है वाक्य की परिभाषा जैसी ही है, बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में क्या रहता है कि हैविंग वन फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब, और इसमें मोर देन वन, इसमें भी मोर देन वन, मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। ये परिभाषा दोनों के लिए लागू है, समझे? ये पूरी एक परिभाषा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि दोनों भी एक ही परिभाषा है, मतलब कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो दोनों परिभाषा है, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? इनमें कंजक्शन के आधार पर अंतर निकाला जाता है। कंजक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें कंजक्शन अलग पार्ट दिया हुआ है। तो इनमें क्या होता है, कंजक्शन एक में इसमें कंपाउंड में होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। या इसको हम दूसरे अर्थों में कहें कि इसमें कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो वो कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब आप, मैंने इधर बताया आपको कि जो उससे शुरू हो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जो उससे शुरू हो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो इस तरह से क्लॉज के भी काइंड निर्धारित हो चुके हैं, वो ये है। एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये जो मैंने अभी आपको बताया
इसको आप समझ लेते हैं तो आपकी बहुत सी बेसिक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे क्लॉज पूरी तरह से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो 10th क्लास का जो कोर्स है, 10th क्लास के कोर्स में हमारे 4 ही मतलब क्लास 3 प्रकार की होती है। तो उस 3 प्रकार की क्लॉज में एक तो क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज एक है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हिंदी में नाम देखें तो इनके होते हैं प्रधान उपवाक्य, और समान पदी कह सकते हैं, समान पद वाली समान पदीय उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य। तो आपको बताएं कि जो प्रधान उपवाक्य होती है वो एक सिंपल सेंटेंस और प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? कि जो सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है ना। अब होता क्या है कि जब उसको हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं तो 2 फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए। तो जब 2 फाइनाइट वर्ब वाला वाक्य होता है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, उसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होगी, मतलब 2 वाक्य होंगे। तो 2 वाक्यों में क्या होगा, उसमें तो एक वाक्य है वो कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो उसके अलावा जो एक भाग और बचता है जो कंजक्शन से शुरुआत इसकी नहीं होती, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। और स्वतंत्र रूप से अगर देखें तो वो एक सरल वाक्य होता है। जैसे मैं आपको लिख दूँ वाक्य में, मैं हमारे वाक्य लिखता हूँ, राम इज गोइंग बट मोहन इज रिटर्निंग, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है,
ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब। मतलब आप देख लीजिए कि ये एक वाक्य है, ठीक है, और एक वाक्य ये है, सॉरी, ठीक है, एक वाक्य ये है। अब इन दोनों वाक्यों में किसके पहले कंजक्शन है, ये रहा ये। तो अब यहाँ से इस तरह दो क्लॉज बनती है, दो क्लॉज बनती हैं, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होगी, जो कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हो रही, वो कौन सी है, वो ये है। तो ये कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। ये कौन सी है, ये कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट हो सकती है। फिलहाल ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होगी, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से शुरू हो रही है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रही है, तो ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये वाली जो क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बताता हूँ। देखिए, मोहन said that he would arrive soon। अब आप इसमें देखिए कंजक्शन, इसमें एक ये है आपकी फाइनाइट वर्ब, एक आपकी ये फाइनाइट वर्ब है, दो वर्ब है, मतलब दो वाक्य हैं। अब आप देखिए ये कंजक्शन है, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया और एक कंजक्शन एक पार्ट ये हो गया। तो इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है कि किसी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये कौन सी क्लॉज हो गई आपकी, प्रिंसिपल क्लॉज। अब बचा हुआ ये जो दैट है ना, दैट मैंने आपको कंजक्शन में भी पढ़ाया था, अभी इसके पहले सिंथेसिस में भी पढ़ाया, ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ाया, तो कंजक्शंस के बारे में। तो ये कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये क्लॉज कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, जब प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलती है तो सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। और जब आपकी प्रिंसिपल क्लॉज मिलती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलती है तो वाक्य कौन सा बनता है, बनता है कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह से ये वाक्य बनते हैं। अब इसकी आगे और विस्तार, हाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इसमें कोर्स में 10th के कोर्स में जो सबऑर्डिनेट क्लास के जो पार्ट होते हैं तीन, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक दूसरा एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज का जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, यही कोर्स में है। तो आपके नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के दो पार्ट ही हमारे कोर्स में 10th के कोर्स में हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।